तो एक बार फिर आपका स्वागत है पावर के इस स्ट्रेटेजिक विश्लेषण में। हम उस खेल को समझने का सिलसिला जारी रख रहे हैं जो देखिए हमारे चारों तरफ खेला तो जा रहा है, लेकिन इसके नियम बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ, एक बात साफ कर दूं, ये हमारी सीरीज का 5वां हिस्सा है। तो अगर आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना है तो पहले के 4 पार्ट्स जरूर देख लें, क्योंकि देखिए यहाँ हर स्ट्रैटेजी पिछली स्ट्रैटेजी पर ही बनी है। और हाँ, इस सफर में आगे बढ़ने से पहले दी एपिक एंड लॉजिक को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी मूव मिस ना हो। तो आज की इस ब्रीफिंग में हम क्या देखने वाले हैं? हम पावर के 5 और बहुत जरूरी नियमों को समझेंगे। लॉ 21, सीम डम्बर देन योर मार्क। लॉ 22, यूज द सरेंडर टैक्टिक। लॉ 23, कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। लॉ 24, प्ले द परफेक्ट कोर्टियर। और आखिर में लॉ 25, रिक्रिएट योर सेल्फ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं लॉ नंबर 21 से। ये एक ऐसी कमाल की स्ट्रैटेजी है ना, जो आपको सिखाएगी कि कैसे कम आंका जाना, अंडर एस्टिमेटेड होना, आपके लिए एक बहुत बड़ा फायदा बन सकता है। प्ले अ सकर टू कैच अ सकर, सीम डमर देन योर मार्क। मतलब शिकार को फंसाने के लिए खुद मूर्ख बनो, अपने टारगेट से ज्यादा ना समझ दिखो। जरा इन शब्दों की गहराई को समझिए। ये सिर्फ दिखावा नहीं है, नहीं, ये एक सोची समझी कैलकुलेटेड चाल है। इसका प्रिंसिपल बहुत सीधा है। अपने शिकार को यह महसूस कराओ कि वो आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं, क्योंकि जैसे ही किसी को लगता है ना कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो क्या होता है, उनका गार्ड नीचे आ जाता है। वो आपके इरादों पर शक करना बंद कर देते हैं और बस उन्हें कंट्रोल करना एकदम आसान हो जाता है। ये अपनी नासमझी को, अपनी अज्ञानता को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कला है। अब इसे कॉर्पोरेट गेम में सोचकर देखिए। मान लीजिए आपका कोई राइवल मैनेजर एक बहुत ही खराब प्लान लेकर आता है। आप क्या करेंगे? आप बस ध्यान से सुनिए, कुछ बहुत ही सीधे साधे सवाल पूछिए। आपको बस उनको जीनियस फील करवाना है। उन्हें इस यकीन में रहने दीजिए कि भाई उन्होंने तो सबको पछाड़ दिया। और फिर जब उनका प्लान फेल होगा, आपका सॉल्यूशन तैयार है। आपकी असली इंटेलिजेंस तभी बाहर आएगी जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। चलिए अब आते हैं लॉ नंबर 22 पर। यह एक ऐसा नियम है जो सुनने में शायद थोड़ा उल्टा लगे, काउंटर इंट्यूटिव, लेकिन यकीन मानिए लॉन्ग टर्म विक्ट्री के लिए यह एक बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी है। यूज द सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। यानी सरेंडर की टैक्टिक का इस्तेमाल करें और अपनी कमजोरी को ताकत में बदलें। यह लॉ हमें सिखाता है कि कभी कभी, बस कभी कभी, पीछे हटना ही आगे बढ़ने का सबसे तेज रास्ता होता है। प्रिंसिपल एकदम साफ है। जब आप कमजोर पोजीशन में हो तो सिर्फ अपनी इज्जत या ऑनर के लिए ऐसी लड़ाई कभी मत लड़िए जिसे आप जीत ही नहीं सकते। स्ट्रैटेजिक सरेंडर यानी सोची समझी हार आपको रिकवर करने का, रीग्रुप करने का और अपने दुश्मन की पावर के कम होने का इंतजार करने का वक्त देती है। ये हार नहीं है, नहीं, ये वक्त खरीदने की एक तरकीब है। जरा इस स्लाइड को देखिए, फर्क एकदम साफ है। एक हारी हुई लड़ाई लड़ने का नतीजा तबाही, आपका गेम खत्म। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रैटेजिक सरेंडर आपको गेम में बनाए रखता है, आपको जिंदा रखता है। हाँ, यह आपके दुश्मन के ईगो को थोड़ी देर के लिए खुश जरूर कर देगा, लेकिन बाद में जब आप पासा पलटेंगे ना, तो यही बात उन्हें सबसे ज्यादा जलाएगी। ऑफिस का सीन सोचिए। एक नया वीपी आता है और आपके प्रोजेक्ट को बंद करना चाहता है। अब उनसे लड़ना तो बेकार है, पावर उनके पास है। तो आप क्या करते हैं? आप सबके सामने उनकी बात मान लेते हैं, उनके विजन से सहमत हो जाते हैं, बस उनका ईगो सेटिस्फाई कर दो। बल्कि आप उनके नए इनिशिएटिव में मदद करने का ऑफर भी देते हैं और फिर आप बस सही वक्त का इंतजार करते हैं। जब उनका प्रोजेक्ट फंसेगा ना, तब आपका मोमेंट आएगा। ठीक है, तो अब डिफेंसिव स्ट्रैटेजी से हटकर अब हम आते हैं अटैक पर। लॉ नंबर 23, ये नियम है एफिशिएंसी और इंपैक्ट का। कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस, अपनी सारी ताकतों को एक जगह पर केंद्रित करें। एकदम सीधा, सिंपल और बेहद पावरफुल। इसका प्रिंसिपल ये है कि अपनी एनर्जी और अपने रिसोर्सेज को, अपनी ताकत को 10 अलग अलग दिशाओं में मत फैलाइए। उसे एक सिंगल डिसाइसिव पॉइंट पर फोकस कीजिए। सोचिए आपको ज्यादा फायदा किसमें होगा? कई छोटी छोटी उथली खदानों को खोदने में, या फिर एक बड़ी अमीर खदान को गहराई तक खोदने में? और ये जो लाइन आप स्लाइड पर देख रहे हैं ना, ये इस लॉ का पूरा सार है। इंटेंसिटी डिफीट्स एक्सटेंसिटी एवरी टाइम। मतलब गहराई हमेशा फैलाव को हरा देती है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। एक फोकस्ड हमला बिखरी हुई 100 कोशिशों से हमेशा ज्यादा असरदार होता है। कॉर्पोरेट की दुनिया में इसका मतलब क्या है?
पूरे डिपार्टमेंट को खुश करने में अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। उस सिर्फ एक की डिसीजन मेकर को पहचानिए जो असली फैट काव है, जिसके पास असल पावर है, और अपनी सारी की सारी कोशिशें सिर्फ उस एक इंसान को इंप्रेस करने में लगा दीजिए। यकीन मानिए, उस एक इंसान का सपोर्ट आपको भीड़ की कमजोर हाँ में हाँ से कहीं कहीं ज्यादा आगे ले जाएगा। अच्छा, अब हम एक ऐसे एरिया में जा रहे हैं जो अक्सर सबसे मुश्किल होता है, पावर का सोशल और पॉलिटिकल गेम। इसे कैसे नेविगेट करना है, आइए जानते हैं। लॉ नंबर 24, प्ले द परफेक्ट कोर्ट हियर। एक परफेक्ट दरबारी का रोल प्ले कीजिए। अब ये जो नियम है ना, ये बारीकी, सोशल स्किल्स और पॉलिटिकल समझ की मांग करता है। देखिए, एक दरबारी जो होता है वो पॉलिटिकल दांव-पेच की दुनिया का माहिर खिलाड़ी होता है। वो डायरेक्ट लड़ाई नहीं करता, वो अपनी बात घुमा फिराकर कहने की कला में माहिर होता है। अपने सीनियर्स की तारीफ करता है, लेकिन बहुत सलीके से, और अपनी पावर दिखाता है, पर बहुत ग्रेसफुली, इनडायरेक्टली। सीधी बात है, ये सोशल गेम सीखने के बारे में है, ब्रूट फोर्स इस्तेमाल करने के बारे में नहीं। तो एक दरबारी की कला है क्या आखिर? इसके 5 सूत्र हैं। पहला, इन डायरेक्शन में मास्टरी हासिल कीजिए। दूसरा, अपनी पावर को ग्रेसफुली दिखाइए। तीसरा, सीनियर्स की तारीफ कीजिए पर चालाकी से, सटली। चौथा, ऐसा कुछ कीजिए कि लोगों को आपके साथ अच्छा महसूस हो। और पांचवां, जबरदस्ती नहीं, पर्सुएशन का इस्तेमाल कीजिए। ये वो स्किल्स हैं जो आपको इस गेम में बाकियों से अलग कर देंगी। और अब हम इस ब्रीफिंग के आखिरी और शायद सबसे गहरे लॉ पर आ गए हैं। ये है अपनी खुद की पहचान पर कंट्रोल हासिल करना। लॉ नंबर 25, रिक्रिएट योरसेल्फ। खुद को फिर से बनाइए। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये शायद पावर का अल्टीमेट फॉर्म है। इसका प्रिंसिपल क्या है? ये कि समाज या दूसरे लोग आपको जो रोल देते हैं ना, उसे चुपचाप एक्सेप्ट मत कीजिए। नहीं, अपनी एक नई पहचान गढ़िए। एक ऐसी आइडेंटिटी जो लोगों का ध्यान खींचे, जो कभी बोरिंग ना हो। अपनी इमेज के मास्टर बनिए, किसी और के लिखे नाटक के सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। अगर आपकी इमेज, आपकी पब्लिक पर्सनैलिटी सिर्फ एक टूल है, एक हथियार है, तो जब मीटिंग खत्म हो जाती है, जब पर्दा गिरता है, तब आप कौन होते हैं? सोचिएगा जरूर।